Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Center. और we have started a series related to our DSSB TGT Social Science, जिसमें हम जो भी PYQs हैं जो DSSB द्वारा पूछे गए हैं TGT Social Science से रिलेटेड, और क्वेश्चन जो है हमारे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला जो पोर्शन होता है यानी पेपर 2 जो होता है उसके क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो पूरी सीरीज़ है जिसमें मैंने अराउंड 20 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लेंगे, उसके बाद इनको कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 40 to 60 तक डिस्कस करे थे और आज हम 61 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज़ को। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। यानी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा है, गलत है। ठीक है, इसमें हमसे नॉट पूछे हैं। तो देखते हैं पहला क्या है, इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर 5 ईयर प्लान, यानी यह पंचवर्षीय योजना के लिए क्या था, उत्तरदायी था। दूसरा क्या है, इट वॉज स्टेचुरी बॉडी यानी संवैधानिक निकाय है। थर्ड है, इट वॉज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी, ये एक अतिरिक्त संवैधानिक एजेंसी थी। इट वर्क एज एडवाइजरी बॉडी यानी क्या करती थी, एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करती थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन को देखें तो योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन भारत की मुख्य प्रमुख स्वतंत्र संस्थाओं में से एक रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1990 को। यह गैर संवैधानिक निकाय है जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य देश के संसाधनों को सर्वाधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना होता है। और योजना आयोग का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था तथा भारत सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में काम करना था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोग को समाप्त कर दिया गया तथा इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से क्या किया गया, एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग या फिर नीति आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। तो ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद ये जो प्लानिंग कमीशन था इसको ख़त्म करके नीति आयोग का क्या किया गया, निर्माण किया गया। कब किया गया, 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके हेड कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ सुनामी वेव्स इज़ नॉट करेक्ट। यानी सुनामी वेव्स की जो फीचर्स हैं वो नॉट करेक्ट हैं, क्या गलत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, सुनामीज कैन ट्रेवल अप रिवर्स एंड स्ट्रीम्स दैट लीड टू द ओशन, यानी सुनामी समुद्र की ओर ले जाने वाली नदियों और धाराओं की यात्रा कर सकते हैं। ऑल लो लाइंग कोस्टल एरियाज कैन बी स्ट्रक बाय सुनामीज, यानी सभी निम्नवर्तीय तटीय प्रदेशों में सुनामी आ सकती है। थर्ड हमारा है, दैट इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ विच द मैक्सिमम स्पीड विद विच अ सुनामी कैन मूव ऑन कोस्टल प्लेन इज 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होती है। एंड सुनामीज कैन अकर एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, यानी दिन और रात किसी भी टाइम हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सुनामी की तट पास 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हो सकती है, लेकिन यह अधिकतम गति नहीं है। सुनामी महासागर की ओर ले जाने वाली नदियों और ढलान की यात्रा कर सकती हैं। सुनामी दिन या रात किसी भी समय सभी निम्नवर्ती तटीय क्षेत्रों में आ सकती हैं। सुनामी के आने का प्रमुख कारण अंतरसागरीय भूकंप है। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रित तरंगे। गहरे सागरों में सुनामी लहर की लंबाई सर्वाधिक होती है परंतु समुद्र तट की ओर कम होती है। महासागरीय जल की गहराई तथा सुनामी तरंग की गति में सीधा संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63, गवर्नमेंट बॉन्ड्स विद नो कूपन पेमेंट आर कॉल्ड, यानी बिना कूपन भुगतान वाले सरकारी बॉन्ड कहलाते हैं। फ्लोटिंग ट्रेड बॉन्ड यानी फ्लोटिंग ट्रेड बॉन्ड्स, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स यानी पूंजी अनुक्रमित बॉन्ड्स, फिक्स रेट बॉन्ड्स यानी निश्चित दर वाले बॉन्ड्स, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिना कूपन भुगतान वाली सरकारी प्रतिभूतियों को शून्य कूपन यानी जीरो कूपन बॉन्ड्स कहा जाता है। शून्य कूपन बॉन्ड्स को
प्रोद्भवन बॉन्ड यानी एक्रूअल बॉन्ड भी कहा जाता है। यह एक ऋण सुरक्षा साधन है जो ब्याज का भुगतान नहीं करना, शून्य कूपन बॉन्ड के क्रय मूल्य और सम मूल्य के बीच का अंतर निवेशक की वापसी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता होगा कि 3 लिस्ट होती हैं और आपको शेड्यूल पता होना चाहिए कौन सा शेड्यूल में है ये। तो आप हमारी क्या होती है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में जो सेंटर से रिलेटेड लॉज होते हैं वो आते हैं, फिर स्टेट वाले में जो स्टेट से रिलेटेड होते हैं वो आते हैं, और कंकरेंट लिस्ट में जो जिसमें सेंटर और यानी यूनियन और स्टेट दोनों ही क्या कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, वो क्या आते हैं, इसमें मुद्दे आते हैं। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस को। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, नोवल मिलिट्री एंड एयरफोर्स, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक्स या मार्केट एंड फेयर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के रूप में 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियाँ उपस्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया ये 7th शेड्यूल में आता है। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट जिसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं, राज्य सूची में 61 सब्जेक्ट्स हैं, और समवर्ती जो कि कंकरेंट लिस्ट होती है इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं। तो बाजार और मेले राज्य सूची के विषय हैं, ना कि यूनियन लिस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ प्रेजेंट इन एन अर्बन एरिया, यानी अनएम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है जो अर्बन एरिया में क्या होता है, मौजूद होता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यानी शिक्षित बेरोजगारी, और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट यानी औद्योगिक बेरोजगारी। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, नीदर वन और नीदर टू, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो शिक्षित बेरोजगारी और औद्योगिक बेरोजगारी दोनों ही शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी के प्रकार हैं, जिसके अलावा प्रच्छन्न बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी ग्रामीण में पाई जाने वाली बेरोजगारियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। सो देयर इज वन डैश इन ईच स्टेट हु इज द ओवरऑल इन चार्ज ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शन इन द स्टेट, यानी प्रत्येक राज्य में एक डैश होता है जो राज्य में चुनाव संचालन का समग्र प्रभारी होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रेसिडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर या फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचक अधिकारी होता है जो राज्य में चुनाव संचालन का समग्र प्रभारी होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का राज्य में स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने का कार्य सौंपा जाता है। अनुच्छेद 243 के फर्स्ट संविधान के इस अनुच्छेद के मुताबिक पंचायती राज संस्थानों के चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और चुनाव आयोजित करने हेतु अधीक्षण, निर्देश एवं नियंत्रण संबंधी सभी शक्तियों द्वारा निर्वाचन आयोग में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बाई कैरमल हाउस। तो आपको पता होगा कि बाई कैरमल हाउस कुछ ही स्टेट्स में, तो आप उनको याद कर लीजिए जिससे क्या हो जाएगा आपका ये इजी क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। तो सिक्किम, गोवा, कर्नाटक या फिर मणिपुर। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान में राज्यों को राज्य की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या एवं अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य विधानमंडल के अंतर्गत उच्च सदन के रूप में विधान परिषद की स्थापना की अनुमति दी गई है। संविधान का अनुच्छेद 169 किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन तथा सृजन का प्रावधान करता है। वहीं अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना से जुड़ा है। वर्तमान में 6 राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इन सब में क्या है विधान परिषद यानी जो दूसरा हाउस है वो प्रेजेंट है। तो आप इन 6 को याद कर लेंगे तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन स्थानीय सरकारों के कार्य हैं। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन यानी स्वस्थ संस्थानों का रखरखाव, मेंटेनेंस ऑफ मार्केट यानी बाजारों का रखरखाव, पब्लिक वैक्सीनेशन सार्वजनिक टीकाकरण या फिर वाटर सप्लाई
यानी जल आपूर्ति। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ और फर्स्ट थर्ड सेकंड यानी चारों ही इसमें ऑप्शन हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राज्य सरकारों ने शहरी स्थानीय सरकार को जिम्मेदारियों की एक विस्तृत सूची सौंपी है। वे इस प्रकार हैं: स्वास्थ्य संसाधनों का रखरखाव, बाजारों का रखरखाव और जलापूर्ति। नोट: सार्वजनिक टीकाकरण स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्य है, ना कि स्थानीय सरकार का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 69। द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया हैज़ बीन, यानी भारत में मौद्रिक नीति के व्यापक उद्देश्य रहे हैं, टू मेंटेन अ रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कीमत स्थिरता की उचित डिग्री बनाए रखने के लिए, टू इंश्योर एडिक्वेट एक्सपेंशन इन क्रेडिट टू असिस्ट ग्रोथ, यानी समृद्धि में सहायता के लिए ऋण में पर्याप्त विस्तार सुनिश्चित करना। ओनली फर्स्ट, बोथ, ओनली सेकेंड या फिर नीदर वन और नीदर टू। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो मौद्रिक नीति किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाती है, जो या तो बहुत कम अवधि के लिए उधार या मुद्रा आपूर्ति कर देय ब्याज दर को नियंत्रित करती है। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है तथा विकास में सहायता के लिए ऋण में पर्याप्त विस्तार सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। डैश यूज्ड to act as the chairman of the Planning Commission of India before it was dissolved in 2014। तो भंग होने से पहले योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा था। वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मामलों का केंद्रीय मंत्री, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग के भंग होने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था एंड तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। गुलजारी लाल नंदा और मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के क्रमशः पहले और अंतिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज हैव a support base and areas of activities confined primarily to the state of Maharashtra, यानी निम्नलिखित में से किस दल का समर्थन आधार और गतिविधियों के क्षेत्र मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य तक सीमित है। आम आदमी पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल या फिर शिरोमणि अकाली दल। तो ऑप्शन नंबर बी यानी शिवसेना एक राज्य पार्टी है जो महाराष्ट्र से आती है, यह सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित है। क्वेश्चन नंबर 72 है, इन इंडियन हिस्ट्री द स्टैग्नेंट पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज सीन इन विच फेज, यानी भारतीय इतिहास में स्थिर जनसंख्या वृद्धि किस चरण में देखी गई थी। 1901 to 1921, 1921 to 1953 एंड 1920 to 1940 और 1940 to 1961। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 1901 से 1921 की अवधि को भारत की आबादी के स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान विकास दर बहुत कम थी। 1911 से 1921 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 1921 से पहले भारत की जनसंख्या कभी बढ़ जाती तो कभी घट जाती थी, किंतु 21 के बाद भारत की जनसंख्या बढ़ती चली गई। इसी कारण वर्ष 1921 को महान विभाजन है द ग्रेट डिवाइन वर्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। द गिवन स्टेटमेंट स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी दिए गए कथन आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के बीच अंतर बताते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ सिंगल डायमेंशन वेयरएज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशन, यानी आर्थिक समृद्धि एक आयामी होता है जबकि आर्थिक विकास बहुआयामी होता है। सेकेंड है हमारा, इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजरेबल बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कांट बी प्रीसली मेजर्ड, यानी आर्थिक समृद्धि मापने योग्य है जबकि आर्थिक विकास को
माना या फिर मापा नहीं जा सकता। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, नीदर वन और टू, या फिर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो आर्थिक वृद्धि से आशय किसी निश्चित समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। सामान्यतः यदि एकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। 70 के दशक तक आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास को एक ही माना जाता था, किंतु उसके बाद आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के भाग के रूप में देखी जाती है। आर्थिक विकास से तात्पर्य है उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन के साधनों का कुशलतापूर्वक दोहन होता है, साथ ही जनता के जीवन स्तर एवं कल्याण में वृद्धि होती है। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि में केवल आर्थिक चर शामिल होते हैं। अतः आर्थिक समृद्धि एक आयामी है और मापनीय है, जबकि आर्थिक विकास बहुआयामी और जिसकी सटीक माप नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म, यानी संघवाद के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फेडरलिज्म स्ट्रेसेस ऑन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डाइवर्सिटीज एंड फैसिलिटेट सोशियो पॉलिटिकल कॉपरेशन, यानी संघवाद विविधताओं के स्थानांतरण पर जोर देता है और सामाजिक राजनीतिक सहयोग को सुगम बनाता है। नेक्स्ट है फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस कैपिटल रिकॉग्नाइजेस स्पेशल कल्चर राइट ऑफ द पीपल स्पेशली माइनॉरिटीज़, यानी संघीय संविधान लोगों के विशेष सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देता है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को। और फेडरलिज्म लिमिट पावर टू स्पेसिफिक ग्रुप, संघवाद शक्ति को विशिष्ट समूहों तक सीमित करता है। फर्स्ट एंड सेकेंड तीनों, सेकेंड एंड थर्ड, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संघवाद का मूल सिद्धांत एक संघीय प्रणाली की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थितियों की व्याख्या करता है और इस प्रकार परिस्थितिजन्य कारकों और ताकतों के संदर्भ में संघवाद को परिभाषित करने का प्रयास करता है। संघवाद की कुछ विशेषताएं क्या हैं, जैसे संघवाद संस्कृति में मतभेद को वैध बनाने पर जोर देता है और सामाजिक राजनीतिक समझ को प्रोत्साहित करता है। संघीय संविधान लोगों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों, भाषाई, क्षेत्रीय, जाति आधारित, नस्लीय या धार्मिक को विशेष सांस्कृतिक अधिकारों का गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75। विद रेफरेंस टू द पर्पज ऑफ दे सर्व द टैरिफ्स इम्पोज्ड ऑन अ कमोडिटी कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी वे जिस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जिसके संदर्भ में एक वस्तु पर लगाए गए टैरिफ को वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रोटेक्टिव टैरिफ यानी सुरक्षात्मक टैरिफ, रिवेन्यू टैरिफ यानी राजस्व टैरिफ, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली फर्स्ट, नीदर वन और टू, या फिर ओनली सेकेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उद्देश्य के आधार पर टैरिफ को सुरक्षात्मक टैरिफ तथा राजस्व टैरिफ दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। टैरिफ एक सीमा शुल्क या कर है जो वस्तुओं मर्केंटाइज गुड्स के आयात पर लगाया जाता है। जब टैरिफ आरोपित किया जाता है तो आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे उनकी घरेलू कीमतें बढ़ जाती हैं, घरेलू मांग कम हो जाती है। वहीं टैरिफ सरकार को कर के रूप में राशि प्राप्त होती है, वह सरकार के राजस्व को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 76 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी सेक्टर, यानी तृतीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। तो आपको पता होगा कि इकोनॉमी डिवाइडेड होती है 3 सेक्टर में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेक्टर। फर्स्ट में आता है हमारे एग्रीकल्चर, सेकंड में हमारे आते हैं इंडस्ट्रीज और थर्ड होता है हमारा सर्विस सेक्टर से रिलेटेड। तो देखते हैं स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग या फिर कम्युनिकेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि अभी मैंने बताया जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो किस में आते हैं सेकेंड सेक्टर में। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र वे सभी गतिविधियां जो कृषि कर्म यानी एग्रीकल्चर से संबंधित हो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इसमें कृषि तथा संबंध क्रियाकलाप जैसे पशुपालन एवं मुर्गीपाल, मत्स्यपाल, वानिकी, खनन या उत्खनन को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय क्षेत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तो वे गतिविधियां जिनके द्वारा
उपयोगिता का सृजन होता है उन्हें द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, जैसे निर्माण, विनिर्माण, गैस, जल तथा बिजली आपूर्ति आदि। और तृतीय क्षेत्र यह वह क्षेत्र है जो प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं, अतः इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी सर्विस सेक्टर। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, परिवहन, संग्रहण तथा संचार, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा आदि, स्थावर संपदा तथा व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश फिगर्स फॉर हाउ मैनी मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति के कितने उपयोगों के लिए आंकड़े प्रकाशित करता है, 3, 5, 4 या फिर 2। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति के 4 उपायों के लिए आंकड़े प्रकाशित करता है, M1, M2, M3 और M4। आपूर्ति के 4 उपाय हैं, इनमें M1 मुद्रा की आपूर्ति का सबसे सरल माप है, जबकि M4 सबसे कम तरल है। M1 को संकीर्ण मुद्रा तथा M3 को वृहत मुद्रा कहा जाता है। तरलता के घटते क्रम में मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न उपायों की निम्नलिखित व्याख्या है। जैसे M1 क्या होता है, जनता के पास मुद्रा यानी नोट एवं सिक्के, मांग जमा यानी डिमांड जो होता है, और डिमांड डिपॉजिट और RBI की अन्य जमाएं। और M2 क्या होता है, M1 को इंक्लूड करेगा, और डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में जो बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं उनको। M3 M1 को प्लस करता है, तब बाकी वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध अवधि जमाएं। M4 M3 जो भी रिलेटेड है सारे, और डाकघर बचत संगठनों के पास कुल जमाएं राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़कर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। भारत में चुनाव प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इलेक्शन टू द लोकसभा आर कैरिड आउट यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। लोकसभा के चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करने के लिए, या मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर अ वोट इज 60 ईयर्स। एक मतदाता के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 60 वर्ष है, या देयर इज नो बैन नो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, यानी निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों। सी ऑप्शन है सेकेंड और थर्ड, या फिर फर्स्ट और थर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक पार्टी को वोटों के अनुपात के समान सीटों का अनुपात मिलता है। भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया था, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करता है। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी वयस्क को वोट देने का अधिकार है, जो उसको जीवन भर रहता है। इसलिए मतदाता की कोई अधिकतम आयु नहीं है, और निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 79। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ डेट इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड, यानी कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋण साधक बॉन्ड के संबंध में सही है। अ बॉन्ड कैन ओनली बी यूज बाय सोवरेन गवर्नमेंट, यानी बॉन्ड को उपयोग करने संप्रभु सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स आर सिक्योरिटीज विच ऑफ द डू नॉट हैव फिक्स्ड कूपन, यानी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स जो होते हैं वो प्रतिभूतियाँ हैं जिनकी कोई निश्चित कूपन दर नहीं है। नेक्स्ट है ऑनर्स ऑफ द बॉन्ड्स आर डेट होल्डर, यानी बॉन्ड्स के मालिक कर्जदार होते हैं। तो ओनली थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड, या फिर ओनली फर्स्ट। देखते हैं राइट आंसर। तो सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओनली जो हमारा स्टेटमेंट है सेकेंड और थर्ड ही सही है। तो फ्लोटिंग बैंड के प्रतिभूतियाँ जिसके कोई निश्चित कूपन दर नहीं होते, बॉन्ड के मालिक जारीकर्ता के ऋण धारक या लेनदार होते हैं। बॉन्ड वितरण में अंतिम तिथि शामिल होती है जब ऋण का मूलधन बॉन्ड मालिक को भुगतान किया जाना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी CPI के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है।
इट वॉज फाउंडेड इन 1930 यानी 1930 में इसकी स्थापना की गई थी। और इट इज़ इंस्पायर्ड बाय मार्क्सिज्म यानी मार्क्सवाद से प्रेरित है। इन 1957 इलेक्शन द CPI बिकम द फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया इन द वर्ल्ड टू विन कलेक्शन इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। 1957 के चुनाव में CPI संसदीय लोकतंत्र में चुनाव जीतने वाली दुनिया की पहली कम्युनिस्ट पार्टी बनी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकेंड तीनों सही है, या फर्स्ट और थर्ड या फिर सेकेंड और थर्ड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट, डी। भारतीय साम्यवादी पार्टी स्थापना 1925 में हुई थी, यह मार्क्सवाद से प्रेरित है। और भारतीय साम्यवाद पार्टी 1957 के चुनाव में संसदीय लोकतंत्र के चुनाव में जीतने वाली दुनिया की पहली कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो आज के सेशन के जो 20 क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको यूज़फुल लगे होंगे और आपने इनको नोट डाउन जरूर किया होगा। और इन वीडियोस को आप 2 से 3 बार ज़रूर देखें ताकि जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको अच्छे से या फिर ईजिली लर्न हो जाएं। और आपने देखा होगा, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को भी देखा होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एक दूसरे मतलब कि बार बार आ रहे हैं। तो DT+ भी सेम क्वेश्चंस को कई बार पूछता है, नहीं तो एक्सप्लेनेशन से पूछ लेते हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके जो 10 क्वेश्चन रह रहे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो तब तक आप इन वीडियोस को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास जो भी मेरे वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स हैं आपके पास तुरंत आ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।